जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फोर्स एकेडमी की इस ऑनलाइन वीडियो सीरीज में। हम लोग ऐतिहासिक पैटर्न को कवर कर रहे हैं और इस ऑर्डर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में आई थिंक मांडू को बेहतरीन ढंग से कवर कर लिया था। आई होप आप लगातार रिवाइज कर रहे होंगे और रिवीजन का बेहतर तरीका है दोस्तों कि आप वीडियो को 2x पे लगाकर एक दो बार सुन लें। और ऐसे अगर आप एग्जाम के पहले किसी भी वीडियो को 3 से 4 बार केवल सुन लेते हैं, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आप वीडियो को पॉज कर करके क्या करें, खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाते चले, इससे भी आपका बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ऐतिहासिक पैटर्न में लगभग आज हम लोग ऐतिहासिक पैटर्न को खत्म कर लेंगे, यानी आज हिस्टोरिकल टूरिज्म यानी किले और महल वाली आखिरी क्लास होगी। अगर कुछ बच जाएगा तो उसको हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, आज हम मंडला के किले को कवर करेंगे, यानी मंडला जिले में कौन कौन से ऐतिहासिक पैटर्न है। इसके अलावा दोस्तों मंदसौर जिले में जो मंदसौर का किला है और जो हिंगलाजगढ़ का किला है, इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मंडला के जो इंपॉर्टेंट किले हैं। उसके पहले एक बात ध्यान सुन लीजिए दोस्तों, ये जो अपना मंडला वाला एरिया है ना, ये गोंड शासकों का एरिया हुआ करता था। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे कि जो मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, ये जो क्षेत्र हुआ करता था, ये गोंड शासकों का क्षेत्र हुआ करता था। और मुझे बताइए, किसी भी शासक की राजधानी होती है या सुनो बिल्कुल होती है। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि एक शासक की केवल एक ही राजधानी होती है। शासक अपनी राजधानी टाइम टू टाइम सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। या सुनो, मान लीजिए आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन भोपाल में कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है कि वहां पे पानी की कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर वहां की सिक्योरिटी का कोई इशू हो जाए, तो आने वाले समय में जो हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है अपनी राजधानी बदल भी सकती है। वैसे ही दोस्तों जो गोंड शासक हुआ करते थे, उनकी भी अलग अलग समय में अलग अलग राजधानी हुआ करती थी। स्क्रीन पर आप गौर फरमाइएगा दोस्तों, जो गोंड शासक थे उनकी आरंभिक राजधानी यानी शुरुआती राजधानी गढ़ा हुआ करती थी। और गढ़ा कहां पे दोस्तों? गढ़ा है जबलपुर में। तो अगर आपसे यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए गोंड शासकों की इनिशियल कैपिटल, आरंभिक राजधानी क्या थी, तो आपको बोलना है गढ़ा। कहां है गढ़ा? जबलपुर में। एक बार आप मेरे साथ बोल दीजिए, चुपचाप नहीं बैठ के देखना है, ध्यान सुनिएगा। जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे साथ बोला करेंगे। अगर आप बोलेंगे तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आपके कान सुनेंगे तो फैक्ट बार बार रिवाइज होंगे और लंबे टाइम तक याद रहेगा। मैंने कहा जो गोंड वंश के शासकों की जो आरंभिक राजधानी इनिशियल कैपिटल हुआ करती थी वो गढ़ा, और ये गढ़ा कहां पे है? जबलपुर में। यानी अगर गढ़ा गोंड शासकों की राजधानी हुआ करती थी तो एक किला गढ़ा में भी रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। तो गढ़ा के किले के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों गढ़ा से राजधानी बदलकर गोंड शासकों ने दमोह के सिंगौरगढ़ को अपनी राजधानी बना ली। यानी गोंड शासकों की आरंभिक राजधानी हुआ करती थी गढ़ा, गढ़ा के बाद गोंड शासकों ने अपनी राजधानी बदलकर दमोह के सिंगौरगढ़ को बना ली। इतनी बात क्लियर है? समय बीता, उसके बाद दोस्तों गोंड शासकों की राजधानी चौरागढ़ को बना दी गई। या सुनो, चौरागढ़ रानी दुर्गावती की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद दोस्तों गोंड शासकों की राजधानी रामनगर में आ गई। रामनगर के बाद गोंड शासकों की राजधानी मंडला हो गई। आप देख पा रहे होंगे, मैं यहां पे क्या करता हूं, एक फ्लो चार्ट भी बनाता हूं। आप भी क्या करेंगे, आप मेरे साथ उस फ्लो चार्ट को ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? जिससे आप बेहतर ढंग से याद कर पाए फैक्ट को। यहां पे मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलिए 1 सेकंड का मुझे समय देंगे थोड़ा सा। चलिए, तो हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? गोंड शासकों की राजधानी। किसकी राजधानी दोस्तों? गोंड शासकों की। हालांकि हम गोंड वंश का इतिहास डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे। अभी तो मैं केवल मुझे किले पढ़ाना है, और चूंकि किले शासकों के द्वारा अपनी कैपिटल में बनवाया जाता था, इसलिए अभी हम लोग केवल गोंड शासकों की कौन कौन सी राजधानी हुआ करती थी उसको देखेंगे। गोंड शासकों की आरंभिक राजधानी गढ़ा हुआ करती थी, और ये गढ़ा कहां पे है? गढ़ा है जबलपुर में। समझ में आ गई बात दोस्तों? यानी नो डाउट गढ़ा में भी एक किला होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम गढ़ा दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? किले को ही क्या कहते हैं? किले को ही हम विशुद्ध हिंदी में दुर्ग कह देते हैं, फोर्ट कह देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए गढ़ा दुर्ग कहां पे है, तो आप बोलेंगे गढ़ा दुर्ग जबलपुर में है। एक फैक्ट क्लियर हो गई। ये गढ़ा क्या थी दोस्तों? गोंड शासकों की आरंभिक राजधानी हुआ करती थी। ये गोंड शासकों की क्या हुआ करती थी? मेरे साथ बोले, गोंड शासकों की आरंभिक राजधानी हुआ करती थी। फिर अगर आपसे अगला सवाल पूछा जाएगा कि बताइए इस गढ़ा दुर्ग
का निर्माण किसने कराया, इस गढ़े के किले का निर्माण किसने कराया, तो 1116 ईस्वी में। कब मेरे प्यारे दोस्तों, 1116 ईस्वी में इस गढ़े के दुर्ग का या गढ़ा का जो किला है उसका निर्माण गोंड शासक मदन शाह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, मेरे साथ बोलिए, गोंड शासक मदन शाह के द्वारा करवाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए गढ़ा दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो आप बोलेंगे गोंड शासक मदन शाह के द्वारा करवाया गया था। अब एक किले के अंदर महल भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं दोस्तों। तो इस गढ़ा के दुर्ग के भीतर ही दोस्तों जबलपुर में इन मदन शाह का एक महल भी है जिसे मदन महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मदन महल भी कहा जाता है। और इस मदन महल नाम का दोस्तों जबलपुर में स्टेशन भी है, मदन महल स्टेशन, जो मध्य प्रदेश का पहला पिंक स्टेशन हुआ करता है। समझ में आ गई बात। तो मैंने क्या क्या बताया, फिर से सुनिए। गोंड शासकों की आरंभिक राजधानी गढ़ा हुआ करती थी। गढ़ा कहां है, तो आप बताएंगे गढ़ा जबलपुर में है। गढ़ा के किला या गढ़ा दुर्ग का निर्माण 1116 ईस्वी के आसपास गोंड शासक मदन शाह ने करवाया था। मदन शाह का एक महल भी है इस गढ़ा के दुर्ग के अंदर और उसका नाम क्या है दोस्तों, मदन महल। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। चलिए अब थोड़ा सा अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। समय बीतता है और गोंड शासकों की राजधानी गढ़ा से बदलकर सिंगौरगढ़ को बना ली गई। किसको बना ली गई दोस्तों, गोंड वंश की राजधानी गढ़ा से बदलकर सिंगौरगढ़ को बना ली गई। और ये सिंगौरगढ़ कहां पे है दोस्तों, सिंगौरगढ़ दमोह में है। समझ में आ गई बात। और अगर सिंगौरगढ़ को राजधानी बनाई गई तो सिंगौरगढ़ में किला भी बनवाया जाएगा दोस्तों, या सुनो। और इस सिंगौरगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगौरगढ़ का निर्माण किसने कराया था, तो मेरे साथ नोट करिएगा। सिंगौरगढ़ के दुर्ग का निर्माण आमड़दास संग्राम शाह ने करवाया था। किसने कराया था, आमड़दास संग्राम शाह ने करवाया था। और ये आमड़दास संग्राम शाह कौन है दोस्तों, आप लोगों ने गोंड शासका रानी दुर्गावती का नाम सुना होगा। ये रानी दुर्गावती के फादर इन लॉ यानी ससुर है। कौन, आमड़दास संग्राम शाह। और इन्हीं के द्वारा सिंगौरगढ़ किले का निर्माण कराया गया। तो आपको ध्यान रखना है सिंगौरगढ़ का किला कहां पे है, जिला पूछेगा तो दमोह में। सिंगौरगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया, तो आमड़दास संग्राम शाह ने कराया। ये आमड़दास संग्राम शाह कौन है, तो रानी दुर्गावती के ससुर हैं, फादर इन लॉ हैं। अब ये जो किला है मेरे प्यारे दोस्तों एक और कारण से न्यूज में था। क्यों न्यूज में था, तो साल है 2021 का। और 2021 में जो भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे रामनाथ कोविंद जी, और रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इस किले के जीर्णोद्धार के लिए दोस्तों एक योजना या फिर एक कार्य की शुरुआत की गई थी। समझ में आ गई बात। तब से ये सिंगौरगढ़ का किला काफी ज्यादा चर्चा में आ गया था। तो दो किला हम लोगों ने कवर कर लिया, एक तो गढ़ा का किला जबलपुर में, उसके अलावा सिंगौरगढ़ का किला दमोह में। इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों। चलिए अपनी कहानी को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सिंगौरगढ़ के बाद जो अगली राजधानी बनाई जाती है गोंड शासकों की दोस्तों वो थी चौरागढ़। क्या थी दोस्तों, चौरागढ़। और ये चौरागढ़ का दुर्ग दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये जितने भी मैं किले पढ़ा रहा हूं दोस्तों ये अपने आप में 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकते हैं। आपसे 3 मार्क का क्वेश्चन में सीधे लिखा हुआ मिल जाएगा सिंगौरगढ़ का दुर्ग। आपको उसके बारे में 3 फैक्ट बता देना। आप बता देंगे दमोह, सिंगौरगढ़ का किला दमोह में था, इसका निर्माण आमड़दास संग्राम शाह ने कराया था। और ये सिंगौरगढ़ का किला जो है दोस्तों ये गोंड शासक दलपत शाह की राजधानी हुआ करती थी। किसकी राजधानी हुआ करती थी, दलपत शाह की राजधानी हुआ करती थी। तो ये 3 फैक्ट अगर आप बता देंगे तो आपको 3 में 3 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों गोंड शासकों की राजधानी बनाई जाती है चौरागढ़, और वहां पे किला भी बनाया जाता है चौरागढ़ का दुर्ग। तो आपसे पूछा जाएगा ये चौरागढ़ का दुर्ग मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो ध्यान रखिएगा नरसिंहपुर जिले में। किस जिले में है, चौरागढ़ का जो दुर्ग है नरसिंहपुर जिले में। और ये जो चौरागढ़ है दोस्तों ये रानी दुर्गावती की राजधानी हुआ करती थी। वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, चौरागढ़ जो है दोस्तों ये रानी दुर्गावती की राजधानी हुआ करती थी। किसकी राजधानी हुआ करती थी, रानी दुर्गावती की राजधानी हुआ करती थी। मुझे बताइए रानी दुर्गावती के ससुर फादर इन लॉ का क्या नाम था, उनका नाम था आमड़दास संग्राम शाह। उनकी राजधानी सिंगौरगढ़ हुआ करती थी। उससे आमड़दास के पुत्र हुआ करते थे, इन आमड़दास के पुत्र हुआ करते थे दलपत शाह। इन दलपत शाह की भी राजधानी सिंगौरगढ़ हुआ करती थी। अब इन्हीं
दलपत साय की पत्नी थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी चौरागढ़ को बनाया जो कि नरसिंहपुर में है, और चौरागढ़ में जो किला है उसका भी निर्माण रानी दुर्गावती के द्वारा ही करवाया गया था। इतनी बातें क्लियर हो गई दोस्तों। उसके बाद गोंड शासकों की जो अगली राजधानी बनाई जाती है वो बनाई जाती है दोस्तों रामनगर। कहां बनाई जाती है? रामनगर। मंडला को गोंड शासकों की अगली राजधानी बनाई जाती है। समझ में आ गई बात? किसने बनाया रामनगर को गोंड वंश की राजधानी? किस शासक ने बनाया? तो उस शासक का नाम था हृदय साय, यानी गोंड शासक हृदय साय के द्वारा मंडला जिले के रामनगर को अपनी राजधानी बनाई जाती है, और हृदय साय के द्वारा रामनगर किले का भी निर्माण कराया गया। किसका निर्माण कराया गया? रामनगर दुर्ग का निर्माण कराया गया। अब हमसे भूल जाएगा दोस्तों, या सुनो, कुछ टाइम बाद ये फैक्ट भूल जाएगा कि रामनगर दुर्ग का निर्माण हृदय साय के द्वारा करवाया गया था। तो कैसे याद रखेंगे लंबे टाइम तक? तो हृदय में राम है। कौन है? हृदय में राम है। तो हृदय से आ जाएगा हृदय साय, राम से आ जाएगा रामनगर, यानी रामनगर किले और रामनगर को राजधानी हृदय साय के द्वारा करवाई जाती है। तो आज का जो हमारा बड़ा टॉपिक होने वाला है ये रामनगर होने वाला है, यानी इस रामनगर में कौन कौन से, रामनगर के किले के भीतर कौन कौन से महल है उसको कवर करेंगे। और रामनगर के बाद गोंड शासकों की जो अगली राजधानी बना दी जाती है वो मंडला को ही बना दी जाती है। रामनगर भी मंडला जिले में आता है, और रामनगर के बाद राजधानी मंडला शहर को ही बना दिया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो मैंने क्या क्या बताया, ध्यान सुनिएगा। गोंड शासकों की आरंभिक राजधानी गढ़ा हुआ करती थी जो कि जबलपुर में है। गढ़ा के दुर्ग का निर्माण गोंड शासक मदन साय के द्वारा करवाया गया था, और जबलपुर में ही दोस्तों गढ़ा के किले के भीतर ही आपको मदन महल देखने को मिलेगा। मदन महल नाम का जबलपुर में रेलवे स्टेशन भी देखने को मिलेगा जो मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन है। उसके बाद सिंगौरगढ़ का दुर्ग, ये कहां पे है? दमोह में है। सिंगौरगढ़ किले का निर्माण रानी दुर्गावती के ससुर और दलपत साय के पिता संग्राम साय, आमरदास संग्राम साय के द्वारा करवाया गया था। और सिंगौरगढ़ किला न्यूज में था क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा वर्ष 2021 में इसके जीर्णोद्धार का कार्य का शुभारंभ करवाया गया था। उसके बाद आता है चौरागढ़ का किला, यह नरसिंहपुर में है। चौरागढ़ रानी दुर्गावती की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद आता है दोस्तों रामनगर मंडला, हृदय में राम है तो रामनगर को अपनी राजधानी हृदय साय ने बनवाया था, और यहीं पे रामनगर का दुर्ग बनवाया। रामनगर के बाद गोंड वंश की अगली राजधानी हुआ करती थी मंडला, यानी आज में हम डिटेल में रामनगर को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग मंडला को कवर करते हैं। क्लियर होगी इतनी बात दोस्तों? चलिए, तो अपना टॉपिक जो आता है दोस्तों अगला वो है रामनगर। क्या आता है दोस्तों? अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो है रामनगर। रामनगर, समझ में आ गई बात? तो पहली बात, ये रामनगर कहां के रामनगर की चर्चा कर रहे हैं? तो ये रामनगर मंडला जिले में है। कहां है दोस्तों? रामनगर कहां पे है? मंडला जिले में है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस रामनगर को किस शासक ने राजधानी बनाई? तो हृदय में राम है तो गोंड शासक एक मिनट थोड़ा समय दीजिएगा। गोंड शासक हृदय साय ने क्या की? गोंड शासक हृदय साय ने अपनी राजधानी बनाई। इसके पहले कौन सी राजधानी थी? चौरागढ़ राजधानी हुआ करती थी रानी दुर्गावती के समय से। उसके बाद आपको ध्यान रखना है ये जो रामनगर है दोस्तों, रामनगर नर्मदा नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? नर्मदा नदी के तट पर है। यह सुनो, और ये किसकी राजधानी थी? हृदय में राम है तो रामनगर दुर्ग का निर्माण भी किसने कराया? रामनगर दुर्ग का निर्माण भी किसने कराया? तो गोंड शासक हृदय साय के द्वारा ही करवाया गया था। समझ में आ गई बात? अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, मान लीजिए कि मैं एक शासक हूं। अरे मानने में क्या जाता है, आप भी मान लीजिए आप भी एक शासक हैं। मान लीजिए मैं एक बहुत बलशाली शासक हूं। अब मैंने रामनगर को अपनी राजधानी बनाई, यानी मान लीजिए कि मैं हृदय साय हूं और मैंने रामनगर को राजधानी बनाई। अगर मैं राजधानी बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा? तो पहले तो मैं यही काम करूंगा कि मेरी राजधानी में मेरे रहने का कोई महल बन जाए। या सुनो, यानी रामनगर में हृदय साय ने सबसे पहले क्या कराया होगा? आप मुझे बताइए। अगर रामनगर को हृदय साय ने अपनी राजधानी बनाया तो हृदय साय सबसे पहले रामनगर में अपने रहने के लिए कोई महल बनाएगा, अपने लिए कोई महल बनाएगा। या सुनो,
अपने लिए क्या बनाएगा, अपने लिए एक महल बनवाएगा, सही बात है नहीं। उसके बाद अपनी पत्नी के लिए, अपनी बेगम के लिए, अपनी रानी के लिए कोई ना कोई क्या बनवाएगा, अपनी रानी के लिए कोई ना कोई महल बनवाएगा, यह सुनो। उसके बाद अपने प्रधानमंत्री, क्योंकि भैया राजधानी बनाई है तो राजधानी में प्रधानमंत्री के बिना तो काम नहीं होगा, और प्रधानमंत्री के बिना काम नहीं होगा तो प्रधानमंत्री के रहने के लिए भी कोई महल बनेगा। और हैदर शाह का जो दीवान था, दीवान यानी प्रधानमंत्री, हैदर शाह का जो दीवान था दोस्तों, उसका नाम था राय भगत। क्या नाम था उसका? नाम राय भगत। और राय भगत के लिए भी कोई ना कोई महल का निर्माण कराएगा, या सुनो। उसके बाद दोस्तों अपने सैनिकों के लिए भी कोई ना कोई महल बनवाएगा, या सुनो। कोई भी शासक हो पहले तो अपने रहने के लिए महल बनवाएगा, अपनी पत्नी के लिए महल बनवाएगा, या सुनो। अपने प्रधानमंत्री के लिए कोई ना कोई कोठी या कोई ना कोई महल बनवाएगा, और अपने सैनिकों के लिए कोई ना कोई महल बनवाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल बनवाएगा। तो ध्यान सुनिएगा, हैदर शाह ने अपने लिए रामनगर में जो महल बनवाया था उसे कहते हैं मोती महल। क्या कहते हैं उसे कहते हैं मोती महल। समझ में आ गई बात? तो मोती महल क्या है? हैदर शाह का महल था, यानी हैदर शाह का जो निवास, जहां वो रहता था, जहां उसका एक छोटा सा कार्यालय था, वो कौन सा था दोस्तों? मोती महल। एक मोती महल हम लोगों ने ग्वालियर में भी पढ़ा है, और एक मोती महल हम लोग मंडला में पढ़ रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए मंडला के मोती महल का निर्माण किसने कराया, तो आप बोलेंगे गोंड शासक हैदर शाह ने करवाया था। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो मोती महल है वो किस नदी के किनारे है, तो पूरा का पूरा रामनगर नर्मदा नदी के किनारे है, तो मोती महल भी किस नदी किनारे होगा? नर्मदा नदी के किनारे होगा। इस मोती महल के बारे में एक दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। फिर अगर आपसे पूछा जाएगा कि अपनी रानी के लिए कोई ना कोई महल बनवाएगा, और उसकी रानी का नाम था चिमनी रानी। जो हैदर शाह की एक रानी थी दोस्तों, इसकी रानी का नाम था चिमनी रानी। हालांकि मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो चिमनी रानी का महल, जिसे कई बार रानी का महल भी कह देते हैं। और इसी महल का एक और नाम है दोस्तों, इसी महल का एक और नाम है, उसका नाम है बघेलन महल। क्या नाम है? बघेलन महल। तो अगर आपसे पूछा जाएगा रानी का महल या चिमनी रानी का महल या बघेलन महल कहां पे है, तो आप बोलेंगे मंडला के रामनगर में। ये चिमनी रानी या बघेलन रानी है कौन? तो हैदर शाह की पत्नी। समझ में आ गई बात? उसके अलावा दोस्तों ध्यान सुनिएगा, उसके अलावा इस हैदर शाह ने रामनगर में अपने प्रधानमंत्री, अपने दीवान राय भगत के लिए एक महल का निर्माण कराया, जिसे कहते हैं राय भगत कोठी। क्या कहते हैं? राय भगत कोठी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए राय भगत कोठी कहां पे है, तो आप बोलेंगे रामनगर में। किसने निर्माण कराया? जिसकी राजधानी थी, किसकी राजधानी थी? हैदर शाह की राजधानी थी। फिर अपने सैनिकों के लिए एक महल का निर्माण कराया, और उसके सैनिकों के लिए जिस महल का निर्माण कराया गया उसे कहते हैं दल बादल महल। सैनिक दल है तो ऐसे याद रखेंगे, दल बादल महल। तो दल बादल महल कहां पे है? पहला सवाल तो आप बोलेंगे रामनगर मंडला में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि दल बादल महल का निर्माण किसने कराया, तो आप बोलेंगे जिसकी राजधानी थी, जिसके सैनिक थे, हैदर शाह ने। और ये दल बादल महल किस नदी किनारे है? चूंकि पूरा रामनगर नर्मदा नदी किनारे है, इसलिए दल बादल महल भी नर्मदा नदी किनारे होगा। राय भगत की कोठी भी नर्मदा नदी किनारे होगा। चिमनी रानी महल या बघेलन महल भी नर्मदा नदी के किनारे होगा, और मोती महल भी नर्मदा नदी के किनारे होगा। इतनी बातें क्लियर होगी दोस्तों। चलिए, तो पहले हम लोग थोड़े से और फैक्ट को पढ़ते हैं मोती महल के बारे में, उसके बाद थोड़े से फैक्ट पढ़ेंगे हम बघेलन महल के बारे में। समझ में आ गई बात? और इन सभी महल के हम लोग एक बार फोटो भी देखते चलेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक जो होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है मोती महल। एक बार इस महल का नाम ही बोल दीजिए, मोती महल। क्लियर है? तो मोती महल के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट तो पहले ही जान चुके हैं। मोती महल के बारे में कुछ फैक्ट तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ लिया कि ये जो मोती महल है, एक तो ग्वालियर का मोती महल है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो ये मोती महल मंडला जिले में कहां पे है? तो मोती महल मंडला जिले में रामनगर में है। ये अभी अभी मैंने पढ़ा दिया। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गोंड वंश के शासक हैदर शाह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? हैदर शाह के द्वारा करवाया गया था। अब इस महल का जो निर्माण है दोस्तों, कोई भी महल हो, कोई भी किला हो, पुराने जमाने में किलों का निर्माण बड़े बड़े पत्थर से कराए जाते थे, और ये मोती महल का निर्माण भी किसी न किसी पत्थर से तो कराया ही गया रहा होगा, या सुनो। और इस मोती महल का निर्माण कुछ अनोखे पत्थर से कराया गया था, और उस पत्थर का नाम है अष्टफलकी, यानी ऑक्टागोनल। अष्टफलकी
काले पत्थर, क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनिएगा, इस जो मोती महल का निर्माण किसी आम पत्थर से नहीं कराया गया था। इस मोती महल का निर्माण ऑक्टागोनल ब्लैक स्टोन या अष्टफलकी काले पत्थर से इसका निर्माण कराया गया था। अब इसमें खास क्या है, ये जो पूरे काले पत्थर हैं ये पूरे भारत में नहीं मिलते। पूरे भारत में क्या, पूरे एशिया में इस टाइप के पत्थर नहीं मिलते। तो भैया ये पत्थर मिलते कहां पे हैं, या सुनो, तो ये पत्थर मिलते हैं दोस्तों उत्तरी आयरलैंड में। आप लोगों ने सुना होगा नॉर्थ आयरलैंड, जहां से हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने डीपीएसपी लिया, और उस आयरलैंड के उत्तर में जो यूके का जो हिस्सा है उसे कहते हैं उत्तरी आयरलैंड। और ये जो उत्तरी आयरलैंड है दोस्तों, यहीं से ये ऑक्टागोनल पत्थर मंगवाए गए थे। अब सवाल उठता है कि एक महल को बनवाने के लिए इतने दूर से पत्थर मंगवाए हैं हैदर शाह ने, वो भी पत्थर। या सुनो, मैं आज कहूं अगर आपसे कि चलिए हम लोग यूके घूमने चलते हैं, तो आप 40 बार सोचेंगे भैया यूके घूमने चलना पड़ेगा तो बहुत सारा पैसा लगेगा, इतना पैसा कहां से मिलेगा। या सुनो, हैदर शाह ने महल बनवाने के लिए इतने दूर से पत्थर मंगवाए, समझ में आ गया। और पत्थर बजनी होते हैं, यानी जहाज का बहुत ज्यादा खर्चा लगा रहा होगा, तो संभव नहीं लगता कि इतने दूर से ये पत्थर मंगवाए रहे होंगे। और कुछ लोगों का तो ये मानना है दोस्तों, ये जो हैदर शाह था ना, ये हैदर शाह तांत्रिक भी था। ये हैदर शाह तो बहुत अच्छा संगीतज्ञ था, ये भी ध्यान रखिएगा। हालांकि इसके बारे में हम हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो गोंड शासक था ना दोस्तों, बहुत अच्छा संगीतज्ञ था। और ये हैदर शाह साथ ही साथ एक तांत्रिक विद्या भी जानता था, यानी तांत्रिक भी हुआ करता था, यानी जादू वदू इससे आया करता था। और लोगों का कहना है हैदर शाह ने अपने जादू से, क्या दोस्तों, हैदर शाह ने अपनी जादू से इन पत्थरों को हवा में उड़ाकर रामनगर मंगवाया था। जादू किया और जादू से हवा से उड़कर ये पत्थर आ गए, और पत्थरों का क्या लग गया, पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लग गया। क्या लग गया, पत्थरों का इस प्रकार बहुत बड़ा ढेर लग गया, और इसी ढेर से पत्थर उठा के इस रामनगर के मोती महल का निर्माण करा दिया गया। अब जितने पत्थर बचे हैं उनका ढेर आज भी रामनगर में है दोस्तों। और इन काले पत्थरों को, ढेर को आजकल काला पहाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है आजकल, काला पहाड़ कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए काला पहाड़ कहां पे है, तो आप बोलेंगे रामनगर मंडला जिले में है। समझ में आ गई बात। मैंने क्या मैंने कहा, ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा कि मोती महल का निर्माण रामनगर, मंडला के रामनगर में गोंड शासक हैदर शाह ने अष्टफलकी काले पत्थरों से निर्माण कराया था। अष्टफलकी काले पत्थर के बारे में खास बात है, पूरे भारत छोड़ो पूरे एशिया में नहीं मिलते। इस तरह के काले पत्थर केवल उत्तरी आयरलैंड में मिलते हैं। अब वहां से इसने पत्थर कैसे मंगवाए, तो कुछ लोगों का मानना है कि हैदर शाह तांत्रिक था, और तांत्रिक था तो अपने जादू से इसने इन काले पत्थरों को वहां से हवा में उड़ाकर रामनगर मंगवाया, और रामनगर में उन पत्थरों का एक ढेर लगवा दिया, और इसी ढेर से पत्थरों को उठाकर इस मोती महल का निर्माण करवा दिया गया। लेकिन कुछ पत्थर जो बच गए वो आज भी ढेर के रूप में पड़े हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, काला पहाड़ कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए काला पहाड़ कहां पे है, तो आप बोलेंगे रामनगर मंडला में है। अब एक और बात ध्यान से समझने वाली बात है, ध्यान समझिएगा। ये जो मोती महल है, मान लीजिए दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा मुझे समय देंगे। मैं क्या करता हूं, आप लोग को उस मोती महल की एक बार फोटो दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, आप जो फोटो देख रहे हैं ये है मोती महल, ठीक है। अब इस मोती महल में देखिए दोस्तों, आपको ये आंगन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। और इस मोती महल के आंगन से हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ। मैं क्या कह रहा हूं, फिर से मैं उसमें ले चलता हूं। अच्छा, मोती महल के साथ साथ मैं आपको क्या करता हूं, उस काले पहाड़ की फोटो भी दिखा देता हूं। या सुनो, एक मिनट देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है ना, ये देखिए काले पत्थरों का जो ढेर दिख रहा है, इसी को कहते हैं काला पहाड़। और मैंने जो बताया ना कि ऐसे पत्थर केवल उत्तरी आयरलैंड में मिलते हैं, ये मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आप देखिए, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड का एक स्मारक है, इसमें खुद लिखा है इन्होंने किया, अद्भुत काली भूरी चट्टान जो है दोस्तों, ऐसी चट्टान केवल आयरलैंड के उत्तरी भाग में पाई जाती है, जो कि करोड़ों वर्ष पुरानी है। इन्होंने खुद ऐसा स्वीकार किया है। तो ध्यान रखिएगा काला पहाड़ के बारे में। और इस बार क्या देखिए दोस्तों, इस थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, इस महल के ये जो आपको मोती महल दिख रहा है, इस महल के आंगन को देखिएगा। और इस आंगन में दोस्तों एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, और वो अभिलेख कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अब ध्यान सुनिएगा, उस अभिलेख के बारे में एक दो पॉइंट ध्यान सुनिएगा। थोड़ा सा मुझे समय देंगे, चलिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये मान लीजिए मोती महल है। ये क्या है, ये अपना रामनगर का मोती महल है, ठीक है। क्या है ये है रामनगर का मोती महल।
किसने निर्माण कराया? हृदय शाह ने निर्माण कराया। किससे करवाया? काले पत्थरों से निर्माण कराया। बाकी के जो काले पत्थर उनका ढेर है जिसे हम काला पहाड़ कहते हैं। इस रामनगर के मोती महल में दोस्तों एक पत्थर मिला है और उस पत्थर पे कुछ बातें लिखी गई हैं और पत्थरों पर खरोंच कर जो बातें लिखी जाती हैं उन्हें हम इंस्क्रिप्शन या हिंदी में अभिलेख कह देते हैं। या सुनो, अब चूंकि ये अभिलेख संस्कृत भाषा का है और रामनगर से मिला है, इसलिए इस अभिलेख को हम लोगों ने नाम दे दिया रामनगर का संस्कृत अभिलेख। क्या नाम दे दिया? रामनगर का संस्कृत अभिलेख। रामनगर का संस्कृत अभिलेख। ठीक है, कहां से मिला? मोती महल के आंगन से। मोती महल का आंगन कहां पे है? मंडला जिले में। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो रामनगर का संस्कृत अभिलेख है, मुझे बताइए ये अभिलेख किसने लिखवाया रहा होगा जिसका ये महल था? किसका महल है रामनगर? ये तो हृदय शाह का महल है। तो एक यहां से ये क्वेश्चन बन गया कि रामनगर का जो संस्कृत अभिलेख है वो किस शासक का है? वो हृदय शाह का है। फिर अगली बात है दोस्तों, अगर ये अभिलेख है तो इसमें कोई ना कोई हमें जानकारी मिलेगी। बिल्कुल दोस्तों, अभिलेख का मतलब ही होता है पत्थरों पर लिखी गई जानकारी, उसी को हम अभिलेख कहते हैं। रामनगर का जो संस्कृत अभिलेख है इससे भी हमें एक चीज की जानकारी मिलती है। सवाल उठता है किस चीज की जानकारी मिलती है? तो इससे दोस्तों रामनगर के संस्कृत अभिलेख से हमें गोंड शासकों की वंशावली मिलती है। क्या मिलती है? गोंड शासकों की वंशावली। वंशावली का मतलब इसके पिताजी ये थे, इसके पिताजी ये थे, उसके बाद ये शासक बना, अगला शासक ये बना। या सुनो, और इस रामनगर के संस्कृत अभिलेख में गोंड शासक यादव राय से लेकर, यादव राय को कभी कभी जादव राय भी कह देते, यादव राय से लेकर हृदय शाह तक के, यादव राय से लेकर हृदय शाह तक के 54 शासकों की वंशावली मिलती है। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखिएगा। हालांकि रामनगर का संस्कृत अभिलेख मैं एक बार फिर पढ़ाऊंगा जब हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे, और इतिहास में हम जब गोंड शासकों का इतिहास पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको फिर बताऊंगा रामनगर का संस्कृत अभिलेख। लेकिन चूंकि हम मोती महल को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि मोती महल के आंगन में हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ। यह अभिलेख संस्कृत भाषा का है और किसने लिखवाया था? हृदय शाह ने लिखवाया था। और इस अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो गोंड वंश के शासक यादव राय से लेकर हृदय शाह तक के 54 शासकों की वंशावली, 54 शासकों का इतिहास मिलता है कि उसके बाद ये शासक बना, उसके बाद ये शासक बना। इतनी बात क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। चलिए, इस मोती महल के दोस्तों पास ही दोस्तों एक मंदिर है। क्या है? इस मोती महल के पास एक मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है। आप बोलेंगे इस मंदिर के बारे में क्या खास बात है, क्यों पढ़ा रहे हैं? खास बात तो कुछ नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो मंडला डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें इस मंदिर का नाम दिया गया है, बस चर्चा की गई तो मैंने भी यहाँ पे बता दिया। अब ये मंदिर का जो डिजाइन है कुछ इस प्रकार का है। बीच में एक मुख्य मंदिर बनी हुई है, उसके बाद चारों तरफ दोस्तों सहायक मंदिरें बनी हुई है। क्या बीच में एक मुख्य मंदिर बन गई और चारों तरफ सब्सिडी टेंपल बन गई। और मंदिर का ये जो आपको आर्ट दिख रहा है इसे कहते हैं पंचायतन शैली। क्या कहते हैं? पंचायतन शैली, यानी ऐसी शैली जिसमें मध्य में एक मुख्य मंदिर होता है और उसके चारों तरफ अन्य सहायक मंदिर होते हैं, उसे कहते हैं पंचायतन शैली। और इसे जो मोती महल के पास से जो भगवान विष्णु का मंदिर मिला है यह पंचायतन शैली में बना हुआ है। तो क्या क्या हम लोगों ने कवर कर लिया? फिर से ध्यान सुनिए। मैंने बताया कि मंडला के रामनगर को हृदय शाह ने अपनी राजधानी बनाई। अगर हृदय शाह ने रामनगर को अपनी राजधानी बनाई तो पहले तो खुद के रहने के लिए एक महल बनवा लिया जिसे मोती महल कह दिया। मोती महल के आंगन से हमें रामनगर का संस्कृत अभिलेख प्राप्त हुआ जहां से दोस्तों गोंड वंश की वंशावली प्राप्त होती है। यादव राय से लेकर हृदय शाह तक के 54 शासकों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद इस मोती महल के करीब से ही दोस्तों भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर मिलता है जो कि इस प्रकार के डिजाइन में बनी हुई है, और इस प्रकार की डिजाइन को हम क्या कहते हैं? पंचायतन शैली कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड की तरफ फिर लौटते हैं और कुछ और पॉइंट्स को कवर करना शुरू करेंगे। तो ये हो गया अपनी मोती महल, और ये जो मंदिर दिख रहा है दोस्तों वही भगवान विष्णु का पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। ठीक है दोस्तों। चलिए, मैंने बताया था अगर राजधानी बनाएगा तो एक अपने लिए महल बनवाएगा मोती महल, अपने प्रधानमंत्री के लिए भी तो महल बनवाएगा, क्योंकि शासक बिना प्रधानमंत्री के कैसे अपने काम को परफॉर्म करेगा। या सुनो, तो अपने लिए तो मोती महल बनवा लिया और अपने
प्रधानमंत्री के लिए ये वाला जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं इस महल का निर्माण कराया, और उसके प्रधानमंत्री का नाम था राय भगत, इसीलिए इस महल को क्या कह दिया, राय भगत की कोठी कह दिया। समझ में आ गई इतनी बात दोस्तों। चलिए फिर मैंने क्या बताया था, अपने लिए महल बनवाएगा मोती महल, अपने प्रधानमंत्री के लिए महल बनवाएगा राय भगत की कोठी, अपने रानी के लिए भी तो महल बनवाएगा, और उसकी रानी का जो महल है दोस्तों आप देख पा रहे हैं, उसे हम नाम भी दे देते हैं रानी का महल या फिर चिमनी रानी का महल, क्योंकि उसकी रानी का नाम था चिमनी, या सुनो, या फिर एक और नाम था उसकी उसी के रानी का बघेलिन। इसीलिए दोस्तों ये जो महल दिख रहा है इसे रानी का महल भी कह देते हैं, पूरा नाम बोलेंगे तो चिमनी रानी का महल भी कह देते हैं। अब उसी का नाम था बघेलन, इसीलिए इसे बघेलन महल भी कह देते हैं। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में भी कंफ्यूज करता है। कैसे कंफ्यूज करता है, वो बोलेगा कि बघेलन महल मध्य प्रदेश के किस जिले में लोकेटेड है। ऑप्शन ए में दे देगा रीवा, ऑप्शन बी में दे देगा सतना, ऑप्शन सी में दे देगा सीधी, और छोटा सा डी में ऑप्शन दे देगा मंडला। हम लोग ओवर स्मार्ट बन जाते हैं कि बघेलन महल है यानी बघेलखंड में होगा, यानी रीवा के आसपास के जिलों में होगा, और हम लोग गलत करके आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा बघेलन महल का संबंध किसी भी सूरत में बघेलखंड के जिलों से नहीं है। यह बघेलन महल रामनगर में है, और यह बघेलन रानी या चिमनी रानी हैदर शाह की क्या थी दोस्तों, हैदर शाह की पत्नी हुआ करती थी। हालांकि ये मुगल राजकुमारी थी। इसके बारे में और भी हम डिटेल पढ़ेंगे जब हम हैदर शाह का इतिहास पढ़ेंगे। क्लियर होगी दोस्तों। उसके बाद मैंने आप लोग को इस काले पहाड़ के बारे में बता दिया है, किसी काले पहाड़ से दोस्तों रामनगर के मोती महल का निर्माण कराया गया था। क्लियर है। अपने सैनिकों के लिए भी महल बनवाएगा, मैंने पहले ही चर्चा कर दी है, और सैनिकों के लिए उसने जो महल बनवाया देखिए दोस्तों ये वो महल है, लगभग खंडहर हो चुका है, और इस महल का नाम है दल बादल महल। ठीक है। तो अपने लिए मोती महल बनवाया, अपने प्रधानमंत्री के लिए राय भगत की कोठी बनवाया, अपने बीवी के लिए यानी अपने बेगम के लिए उसने चिमनी रानी का महल या बघेलन महल का निर्माण कराया, और अपने सैनिकों के लिए उसने इस महल का निर्माण कराया, नाम है दल बादल महल। हम बोलते हैं ना सैनिक दल, तो ऐसे याद रखिएगा, सैनिकों के लिए दल यानी दल बादल महल का निर्माण कराया। अगर आपसे नदी पूछेगा किस नदी के बैंक में है, तो पूरा रामनगर जो है दोस्तों जो कस्बा है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये सारे महल, ये सारे हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेसेस नर्मदा नदी के बैंक पर ही लोकेटेड है। इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों। चलिए अपनी कहानी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, और मैंने शुरू में ही बता दिया था कि रामनगर के बाद गोंड वंश के शासकों की जो अगली राजधानी होती है वो है मंडला। मंडला को राजधानी बनाई जाती है, और अगर मंडला को राजधानी बनाई जाएगी तो फिर वहीं पे मंडला में किला बनवाया जाएगा, क्योंकि किला के बिना राजधानी थोड़ी होती है। किला मतलब ऑफिस, किला मतलब कार्यालय, शासक का कार्यालय, शासक का रहने का स्थान, या सुनो। तो अगला अगर राजधानी मंडला बनाई जाती है तो हमें अब कवर करना है मंडला के किले को। तो एक सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा। चलिए तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, मंडला का किला। कौन सा किला, मंडला, मंडला का किला। चलिए अब ये तो पूछेगा नहीं मंडला का किला किस जिले में है, ऑब्वियस है मंडला में होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मंडला का जो किला है या मंडला को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई, यानी मंडला का किले का निर्माता आपसे पूछा जाएगा। तो चूंकि मंडला गोंड वंश के शासकों की राजधानी रही है, तो गोंड शासक राजा नरेंद्र शाह के द्वारा, मेरे साथ 2-3 बार बोलिए जिससे क्लास के दौरान ही आप लोगों को याद हो जाए कि मंडला के किले का निर्माण या मंडला को किसने अपनी राजधानी बनवाई, तो गोंड शासक राजा नरेंद्र शाह ने। ठीक है। रामनगर का किला नर्मदा नदी के किनारे था, और यह मंडला का किला भी नर्मदा नदी किनारे है। एक्चुअली में दोस्तों जब अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है तो अमरकंटक के बाद डिंडौरी टच करते हुए मंडला आती है, और मंडला में दोस्तों नर्मदा नदी कुछ इस प्रकार का एक लूप बनाती है, यानी दोस्तों यहां से नर्मदा नदी आई, यहां से नदी आई और एक लूप सा बना लेती है, यानी पूरे शहर को घेर टाइप में लेती है। और उनकी एक ट्रिब्यूटरी है नर्मदा नदी की, एक सहायक नदी है, उसका नाम है बंजर नदी। कौन सी नदी, उसका नाम है बंजर नदी। तो ये येलो वाली जो है दोस्तों ये मां नर्मदा है, येलो वाली कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है, और ये व्हाइट वाली कौन सी है, बंजर नदी है। और यहीं पे दोस्तों यानी नर्मदा और बंजर नदी के संगम पर यहीं पे मंडला का किला है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मंडला का किला किस नदी के तट पर है, तो है तो नर्मदा नदी, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो नर्मदा और बंजर नदी के संगम पर है, यानी जहां पे नर्मदा और बंजर नदी मिलती है ठीक वहीं पे मंडला का किला है। और मंडला किले का निर्माण किसने कराया, गोंड राजा नरेंद्र शाह ने करवाया था। समझ में आ गई बात। अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। इस मंडला के किले के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों, इस मंडला के किले के अंदर एक मंदिर है, और उस मंदिर का नाम है राज राजेश्वरी मंदिर। क्या नाम है, राज राजेश्वरी मंदिर, जो कि गोंड शासकों के कुल देवता हुआ करते थे, राज राजेश्वरी।
समझ में आ गई बात। तो इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, आपसे कुछ इस प्रकार का भी सवाल पूछा जा सकता है। तो एक शासक आते हैं, गोंड शासक निजाम शाह। क्या नाम था उनका, उनका नाम था गोंड शासक निजाम शाह। गोंड शासक निजाम शाह के द्वारा मंडला के किले के भीतर राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया जाता है। तो मंडला का किला तो राजा नरेंद्र शाह ने करवाया था, लेकिन उस किले के भीतर कुल देवता राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने कराया, गोंड शासक निजाम शाह ने करवाया। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। एक बात और ध्यान सुनिएगा, इस मंडला के किले के में ही दोस्तों, इस मंडला के किले में ही शंकर शाह व रघुनाथ शाह का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, शंकर शाह और रघुनाथ शाह का जन्म हुआ था। समझ में आ गई बात, जन्म स्थली। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के किस किले में गोंड शासक, ये भी गोंड शासक हुआ करते थे, शंकर शाह गोंड शासक हुआ करते थे और रघुनाथ शाह इनके पुत्र हुआ करते थे, यानी युवराज हुआ करते थे, कुंवर युवराज हुआ करते थे। तो गोंड शासक शंकर शाह और गोंड युवराज रघुनाथ शाह का जो जन्म स्थली है दोस्तों, यही मंडला है, यानी मंडला के किले में है। और ये कौन है दोस्तों, ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है। जब मध्य प्रदेश के इतिहास में हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, तो 1857 की क्रांति में मंडला जबलपुर क्षेत्र से जिन्होंने नेतृत्व किया, उनका नाम है शंकर शाह और रघुनाथ शाह। आगे चलकर इन्हें तोप में बांधकर उड़ा दिया जाता है। समझ में आ गई बात। तो ध्यान रखिएगा, गोंड शासक रघुनाथ शाह और शंकर शाह की जो जन्मस्थली है मंडला के किले में है। अच्छा, मुझे मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिएगा, देखते हैं आप लोग रिवीजन करते हैं कि नहीं करते। मैंने पढ़ाया है, पेशवा बाजीराव द्वितीय की जन्मस्थली या पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म मध्य प्रदेश के किस किले में हुआ था, जल्दी मुझे बताएं। पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म मध्य प्रदेश के किस किले में हुआ था, तो मैं बता दे रहा हूं, धार के किले में हुआ था। उसी तरह शंकर शाह रघुनाथ शाह का जन्म कहां पे हुआ था, मंडला के किले में हुआ था। इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। चलिए, इस मंडला के किले में ही दोस्तों एक महल है, इस मंडला के किले में ही दोस्तों एक महल है और उस महल का नाम है सतखंडा महल। क्या नाम है उस महल का, उस महल का नाम है सतखंडा महल। आप कुछ लोग चौंक गए होंगे कि अरे कैसी बात कर रहे हैं, हम लोगों ने सतखंडा महल तो दतिया में पढ़ा है। या सुनो, बिल्कुल पढ़ा है दोस्तों, और प्रसिद्ध भी दतिया का है। अगर आपसे पूछा भी जाएगा कि सतखंडा महल कहां पे, तो आपको दतिया ही कहना है। लेकिन एक सतखंडा महल जो कि कम प्रसिद्ध है, वो मंडला के किले के भी भीतर है। तो मान लीजिए अगर आपसे पूछा सतखंडा महल कहां पे है, तो पहली प्राथमिकता आपको दतिया देना है। लेकिन अगर दतिया ऑप्शन में नहीं है, फिर हमें मंडला की तरफ जाना है। मान लीजिए ए एंड बी दोनों ऑप्शन है, फिर हमें दोनों कहना है, यानी दतिया में भी सतखंडा महल है और मंडला में भी सतखंडा महल है। समझ में आ गई बात। तो ध्यान रखिएगा, मंडला किले के बारे में इतनी बातें फिर से सुनिए। मंडला को राजधानी किसने बनाया, गोंड राजा नरेंद्र शाह ने अपनी राजधानी बनाई। जो राजधानी बनाएगा वो किला भी बनवाएगा। तो मंडला के किले का निर्माण भी गोंड राजा नरेंद्र शाह के द्वारा करवाया गया। इस मंडला के किले के भीतर राज राजेश्वरी मंदिर है, जिसका निर्माण गोंड शासक निजाम शाह के द्वारा करवाया गया था। इसी मंडला के किले के भीतर गोंड शासक रघुनाथ शाह और शंकर शाह की जन्मस्थली हुई थी, जन्म हुआ था, यानी ये किला इनकी जन्मस्थली है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म कहां पे हुआ था, तो वो हुआ था धार के किले में। ये मंडला का किला नर्मदा नदी और बंजर नदी के संगम पर बना हुआ है। क्लियर होगी दोस्तों। मैं क्या करता हूं दोस्तों, आपको कुछ इमेजेस दिखा देता हूं जिससे आपकी फोटोजेनिक मेमोरी बन जाए। क्लियर है। आप इस बोर्ड को देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड का ये दोस्तों स्मारक है। इसमें क्लियर कट लिखा है शंकर शाह रघुनाथ शाह की जन्मस्थली कहां पे है, तो मंडला के किले के ही भीतर है। क्लियर हो जाए कितनी बात। फिर मैं आपको क्या करता हूं, राज राजेश्वरी मंदिर की फोटो दिखा देता हूं। ये देखिए जो मंदिर देख रहे हैं आप, मंडला की राज राजेश्वरी मंदिर है, जो किले के भीतर ही है, जिसका निर्माण गोंड शासक निजाम शाह के द्वारा करवाया गया था। उसके अलावा ये मंडला का सतखंडा महल है। सतखंडा इसलिए कहते हैं क्योंकि 7 खंडों में बना हुआ था। क्लियर होगी इतनी बात। एक सतखंडा महल दतिया में भी है और एक नौखंडा महल अशोक नगर के चंदेरी के किले में है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सतखंडा महल दतिया में भी है प्रसिद्ध वाला, एक हम लोगों ने मंडला में भी पढ़ लिया, और नौखंडा महल अशोक नगर जिले के भीतर चंदेरी का किला है, वहां पे देखने को मिलता है। क्लियर होगी इतनी बातें दोस्तों। चलिए, तो हम लोगों ने मंडला के किले को बेहतरीन ढंग से कवर कर लिया। एक सवाल का जवाब भी दे दीजिए। अगर आपसे पूछा जाएगा सतखंडा महल निम्न में से किस जिले में अवस्थित है, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया और मंडला। अब हमें पता है मंडला में भी है, दतिया में है, लेकिन एक को चुनना है तो हम दतिया की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में थोड़ा सा फेरबदल कर दें, और फेरबदल कुछ इस प्रकार का हुआ कि सतखंडा महल निम्न में से किस जिले
जिले में है और आपको ए एंड सी यानी मंडला और दतिया दोनों ऑप्शन में है, तब हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा डी में। समझ में आ गई बात? चलिए दोस्तों, मंडला जो है मैंने बताया है नर्मदा नदी के किनारे है, यस सुनो, और नर्मदा नदी के द्वारा मंडला शहर के पास ही दोस्तों एक छोटा सा जलप्रपात बनाया जाता है और उस जलप्रपात का नाम है सहस्त्रधारा वाटरफॉल। मुझे पता है जैसे ही मैंने इस नाम को लिया होगा तो जिन्होंने एक बार एमपी को कवर किया है वो चौंक गए होंगे कि सहस्त्रधारा वाटरफॉल मंडला में कब से हो गया? ये तो महेश्वर में है, खरगोन जिले में नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो सहस्त्रधारा वाटरफॉल है नर्मदा नदी के द्वारा दो जगह बनाए जाते हैं, एक तो महेश्वर जो कि प्रसिद्ध है और दूसरा है दोस्तों मंडला में। सहस्त्रधारा कहने का मतलब है दोस्तों मां नर्मदा का जल पत्थरों के बीच में सहस्त्र यानी हजार धाराओं के रूप में बटकर बहने लगता है, तो एक खूबसूरत झरने का रूप ले लेता है। और यहीं पे दोस्तों एक मंदिर है नर्मदा नदी के बीचों बीच में, भगवान सहस्त्रार्जुन का एक मंदिर भी देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, सहस्त्रधारा वाटरफॉल बोलेगा तो प्रसिद्ध तो महेश्वर का है, लेकिन जब महेश्वर ऑप्शन में नहीं देगा तो वो मंडला जरूर देगा, तो ध्यान रखिएगा मंडला में है। क्लियर है? चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाएगा सहस्त्रधारा जलप्रपात कहां पे है? अनूपपुर, महेश्वर, भेड़ाघाट और मंडला। अब देखिए महेश्वर भी ऑप्शन में है, मंडला भी ऑप्शन में है, लेकिन हमें प्राथमिकता किसे देनी है? पहले महेश्वर को देनी है। फिर देखिए सहस्त्रधारा जलप्रपात अवस्थित है, सेम क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन देखिए मंडला, महेश्वर, भेड़ाघाट और डी ए एंड बी बोथ। तो इस बार हमारा आंसर डी हो जाएगा, ए एंड बी बोथ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही सवाल फिर ऑप्शन में बदलाव कर दे, सहस्त्रधारा जलप्रपात अवस्थित है, इस बार आपको महेश्वर दिया ही नहीं है, तब हमें क्या करना है दोस्तों? मंडला को करना है। क्लियर होगी इतनी बातें? चलिए एक दो पॉइंट और ध्यान से समझिएगा, फिर आज की क्लास को हम खत्म करेंगे। मंडला में एक छोटा सा पूल है दोस्तों, छोटा सा कुआं है, लेकिन इस कुएं के बारे में खास बात यह है कि इस कुएं से गर्म पानी निकलता है। अब वो गर्म पानी क्यों निकलता है उसे हम ज्योग्राफी में जब वॉल्केनो का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं, लेकिन अभी के लिए तो आपको केवल इतना ध्यान रख लेना है कि मंडला जिले में एक कुआं है जहां से गर्म पानी निकलता है। क्लियर है? वैसे मध्य प्रदेश में दो तीन ऐसी जगह है जहां से गर्म पानी देखने को मिलता है, जैसे एक गर्म पानी का कुंड तो मंडला में है, एक गर्म पानी का कुंड आपको छिंदवाड़ा जिले में मिलेगा। छिंदवाड़ा जिले में एक गांव है छोटी अनहोनी करके गांव, वहां पे एक गर्म पानी का कुंड मिलेगा, और एक और गर्म पानी का कुंड आपको नर्मदापुरम जिले में देखने को मिलेगा और उस गांव का नाम है बड़ी अनहोनी। क्लियर हो गई इतनी बातें दोस्तों? चलिए, तो इस तरह हम लोगों ने मंडला जिले के जितने भी हिस्टोरिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे उनको कवर कर लिया है। अब आने वाली क्लास में हम लोग मंदसौर को और हिंगलाजगढ़ किले को भी कवर करेंगे। मैंने सोचा था आज ही से कंप्लीट कर देंगे, चूंकि क्लास बड़ी हो जाएगी तो इन टॉपिक को कल कवर करेंगे। क्लियर है? उसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश की गुफाओं को कवर करना शुरू करेंगे। रिवीजन जरूर करते रहिएगा, समय कब निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा, तो रिवीजन पर जरूर जोर देते रहें, क्योंकि सिलेक्शन इस बात से नहीं होता कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, सिलेक्शन इस बात पर निर्भर करता है कि आप रिवीजन कितना करते हैं, आपको याद कितना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।